एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईथर क्लासेस पे। आज की क्लास में हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से हरियाणा में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर नेशनल लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके अंदर जिस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइट का क्या मतलब है? लाइट होती है प्रकाश। जो लाइट है इसकी स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट है दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? लाइट है इसकी ड्यूअल नेचर होता है। लाइट है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, मतलब उसका कण का भी नेचर होता है, दूसरा उसका तरंग का भी नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है। तो जो वेव नेचर है, मतलब वेवलेंथ थ्योरी है जो लाइट की, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, जिनका नाम है हाइगेन्स। और इन्होंने जो लाइट का जो वेव नेचर है इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसके बेसिस के ऊपर इन्होंने लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसके बेसिस पे उन्होंने लाइट को जो भी वेव्स हैं उनको दो पोर्शन में डिवाइड किया था। एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव। तो जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में आती है। सो ये क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? मीडियम में जब भी कोई वेव मूव करती है या आगे बढ़ती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो भी कण होते हैं वो सारे क्या करते हैं? अपनी पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशन की अगर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अगर वाइब्रेशन की डायरेक्शन है और जो तरंग की यानी कि वेव की जो डायरेक्शन है, वो दोनों डायरेक्शन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव मतलब अनुप्रस्थ तरंग। और अगर ये दोनों डायरेक्शन, मतलब जो प्रोपगेशन की जिस डायरेक्शन में जो लाइट है, जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है, प्रोपगेशन और जो वेव की डायरेक्शन है, वो दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर? तो इस तरीके से दो तरीके की वेव हुई। अब जो लाइट है वो कौन सी वेव है? वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव होने के साथ साथ जो लाइट है उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, जैसे साउंड होती है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है। अगर हमने एक पाइप लिया और इस पाइप के अंदर हमने बिल्कुल भी एयर नहीं रखी, यहाँ से बंद किया, ठीक है, और हमने यहाँ से बिल्कुल एक होल करके वहां से हमने अपना ईयर लगाया और इस तरफ से एक होल किया और वहां से हमने साउंड इसमें प्रोड्यूस की, यहाँ से हमने बोला, तो अगर इसके अंदर बिल्कुल भी कोई मीडियम नहीं है, गैस नहीं है, एयर नहीं है, तो साउंड है वो इस किनारे से इस किनारे तक पहुंचेगी ही नहीं। तो जो साउंड है उसको क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। क्लियर? तो जो लाइट है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम मतलब निर्वात के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम हो गया या वाटर हो गया या फिर ग्लास हो गया। जनरली ये तीन ही हम डिस्कस करते हैं। तो जो वैक्यूम है उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होती है, उसके बाद जो लाइट की स्पीड होती है वो वाटर में होती है, और फिर जो स्पीड होती है वो ग्लास के अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग है मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है, इसको हम एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो लाइट है उसकी स्पीड उस मीडियम में चेंज हो जाती है। कितने से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्टैंडर्ड इसकी स्पीड है, उससे क्या हो जाएगी? स्पीड चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू इतनी नहीं रहेगी उस पर्टिकुलर मीडियम में जाके, तो वो उस मीडियम की प्रॉपर्टी होगी और उस मीडियम की उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम देखते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लाइट है वो कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लाइट का जो पार्ट वेव नेचर है वो किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? हाइगेन्स ने दिया था। लाइट की स्पीड इन तीनों में से किस में सबसे ज्यादा होगी? वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद वाटर में होगी और फिर ग्लास में होगी।
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, तो वो ग्लास का ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। ये क्या होता है, तो इसके लिए हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक हमने मिरर लिया है, देखो इस डायग्राम में एक मिरर लिया है। अब मिरर मतलब दर्पण क्या होता है, दर्पण एक ऐसा सरफेस होता है जिसका, जैसे ये जो मिरर है इसमें क्या है, दो सरफेस है, एक अबव और एक बिलो। ठीक है, तो इनमें से जो दो सरफेस है, तो दर्पण में एक सरफेस को हम पेंट कर देते हैं। तो इसका जो एक सरफेस है, जिसके एक सरफेस पे लाइट फॉल करेगी और वहीं से लाइट अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे टॉर्च लगाई, इस टॉर्च से हमने लाइट डाली, उसके बाद ये लाइट इस पोजीशन के ऊपर आई, ये क्या है, हमारा कांटेक्ट का पॉइंट है जिससे लाइट ने जो मिरर है उसके कांटेक्ट में आई। उसके बाद क्या होता है, ये जो लाइट है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, जो इनिशियली जो रे आई थी उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे का हम नॉर्मल के साथ में एंगल बनाते हैं। अब ये नॉर्मल क्या चीज है, जहां पे कांटेक्ट हुआ है जो इंसिडेंट रे का मिरर के साथ में, वहां पे हमें 90 डिग्री का एंगल डालते हैं। तो ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल के साथ में जब हम एंगल बनाते हैं इंसिडेंट रे का, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो क्या होता है, जैसे इंसिडेंट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और उसके बाद में वो लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर 30 डिग्री हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो भी 30 डिग्री होगा। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, सबसे पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, देखो जैसे ये पेज है, ये पेज एक प्लेन है ना, इस पेज के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस दो दिखा सकते हैं हम, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्लेन में, मतलब एक ही पेपर के ऊपर तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई 3 डायमेंशन मॉडल तो है नहीं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट। सेकंड जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो यहां से हमने रिफ्लेक्शन की 2 लॉज पढ़े हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था, लाइट है वो एक सरफेस पे आई, ये सरफेस एक तरफ से पेंटेड था, ठीक है, फिर यहां से वापस चली गई, मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था दैट वाज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। लेकिन अगर हम परावर्तन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो वो क्या होता है उसमें कि हमें ग्लास लेवलिंग है, मतलब जो लाइट है, देखो यहाँ पे लाइट क्या हुई थी, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम में थी, ठीक है, पूरा क्या था, एयर में था, या पूरा जो भी एक मीडियम हमने लिया था। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट 2 मीडियम से पास होगी, तो ये हो गया हमारा एयर और ये हो गया ग्लास की स्लैब। ठीक है, तो पहले क्या होगा, जो इंसिडेंट लाइट आई यहाँ पे, ये इंसिडेंट लाइट है, उसने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। जैसे ही जो एयर है दैट इज अ रेयर मीडियम और जो ग्लास है दैट इज डेंसर मीडियम। अब ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या मतलब है कि जो डेंसर मीडियम है मतलब सघन माध्यम है, सघन मीडियम है, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। डेंसर मीडियम वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्लियर। तो एयर से जब लाइट आई ग्लास की तरफ, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। अब यहाँ पे क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। ये लाइट थी, ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई और ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, लाइट ग्लास से एयर के अंदर आई है वापस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आई है, तो जो एंगल है, जो लाइट है वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर की तरफ मूव कर जाएगी। तो जब रेयर से डेंसर में आएगी तब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जब डेंसर से रेयर में आएगी तो लाइट क्या हो गई, नॉर्मल से दूर मूव कर जाएगी। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इमर्जेंट एंगल बोलते हैं।
क्लियर। तो होना क्या चाहिए था, अगर ये पूरा एक मीडियम होता तो देखो जो लाइट है उसकी डायरेक्शन ऐसे होती, मतलब लाइट है वो क्या हो जाती, सीधी सीधी चली जाती। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से जो लाइट है उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट है अपना पाथ चेंज कर लेती है। क्लियर। ये होता किस वजह से है कि हम मीडियम चेंज कर देते हैं, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लेके जाते हैं। क्लियर। अब जो रिफ्रैक्शन है उसके क्या क्या एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले है जो पेंसिल होती है, पेंसिल को जब भी हम वाटर में रखते हैं तो हमें पेंसिल ना कुछ मुड़ी हुई सी और थोड़ी ऊपर से दिखती है, पेंट हुई दिखती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन का। दूसरा, अगर हमने कॉइन है उसको पानी के ग्लास में रख दिया तो वो कॉइन ना हमें यूं लगता है जैसे पानी का जो सरफेस है और वो सरफेस जिसके ऊपर कॉइन रखा हुआ वो सरफेस ना उठा हुआ है। ठीक है, तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार्स हैं वो किस वजह से ट्विंकल करते हैं, तो उसका रीजन भी क्या है, रिफ्रैक्शन। और नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जो सनसेट होता है या सनराइज होता है, तो सूरज का जो एग्जैक्ट टाइम है, हमें जो सनसेट और सनराइज दिखता है वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं दिखता है, हमें आगे पीछे दिखता है, जो उसका एक्चुअल टाइम है राइज होने का या सेट होने का। क्लियर। तो ये भी किस वजह से होता है, ये भी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्लियर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो, अब अगर हमें याद रखना है कि इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि भाई रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो देखो अगर कोई चीज है, इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर अपनी साइड से या अपनी पोजीशन से थोड़ी ऊपर की तरफ दिखती है, अपनी पोजीशन से चेंज दिखती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है। जैसे कॉइन दिखना कहाँ चाहिए था, यहाँ दिखना चाहिए था, लेकिन दिखता कहाँ है, यहाँ पे। सेम ऐसे ही जो सी होता है, समुद्र होता है, उसके अंदर जो फिशेज है, फिशेज होती तो नीचे हैं लेकिन दिखती हमें कहाँ है, ऊपर। जैसे कॉइन की तरह से होती एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन दिखती कहाँ पे है, यहाँ पे। क्लियर। तो वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, जो सनलाइट है, सनलाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, वातावरण में आती है, तो वातावरण के अंदर बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लाइट आती है इस लाइट को फैला देते हैं। स्कैटरिंग का मतलब आप समझो कि फैलाव, कि लाइट का ना फैलाव कर देती है, लाइट को फैला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जो आसमान का जो कलर होता है ब्लू, तो उसमें ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर फैल गया ना पूरे आसमान के ऊपर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। इसको याद इस तरीके से कर सकते हैं कि फैलाव होना, किसी पर्टिकुलर कलर का फैलाव होना। क्लियर। दूसरा है सनसेट के टाइम के ऊपर जो आसमान है वो पूरा ऑरेंज येलोइश कलर का दिखता है। ठीक है, तो उसका भी क्या है कि ऑरेंज येलोइश कलर का क्या हो गया है, फैलाव हो गया, स्प्रेड हो गया है वो। तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल है। जो सी है या रिवर है, उनका जो वाटर है वो भी कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, तो उसका भी क्या रीजन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हम देखो, अभी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर में गया, फिर डेंसर से फिर रेयर में गया। क्लियर। तो सेम प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, देखो ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया। मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का सबसे ज्यादा होगा, फिर वाटर का, फिर एयर का। तो वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, और एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर के अंदर से जैसे हमने अभी लाइट ना यहाँ से डाली है, ठीक है, तो जब हमने लाइट यहाँ से डाली तो ये एंगल क्या बन गया, θ1 इंसिडेंट एंगल बन गया नॉर्मल के साथ में, ये क्या है, नॉर्मल। क्लियर। अब क्या होगा, डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है रेयर मीडियम में, तो रेयर जब डेंसर से रेयर पे जाएगी तो जो लाइट है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, नॉर्मल से दूर हो गई, मतलब ये जो θ2 है दैट इज ग्रेटर देन θ1। क्लियर, ये समझ आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब अगर हमने जो इंसिडेंट रे है उसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया, ये एंगल हमने थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना कर दिया कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस टाइम पे इस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्लियर, कि वो टाइम जिसके ऊपर जो इंसिडेंट एंगल है वो थीटा हो, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब अगर इसके बाद, अब थर्ड केस में हमने क्या किया है कि इसको हमने
और बढ़ा दिया। तो अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया तो अब जो पहले यहाँ पे था वो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, वो चमकता है, उसका रीजन क्या है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अगर ग्लास का पीस है वो ब्रेक कर जाए तो वो क्या करता है, शाइन करते हुए दिखता है, तो वो भी किस वजह से है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिक फाइबर है वो भी किस सिद्धांत पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है, उसमें ना जैसे कोई पेड़ है तो हमें इस पेड़ का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो हमें देखो ऐसे दिखती है, ऐसे अपीयर होता है हमें पेड़, एक्चुअल में ये होता है लेकिन हमें दिखता है ऐसे। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से है, TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, मरुस्थल में हम बहुत दूर पे देखें तो हमें ना पानी महसूस होता है, वो हमें गर्मियों में भी सड़क पे भी दिखता है, रोड के ऊपर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो हमें दूर ना पानी नजर आता है, तो उसका भी क्या रीजन है, TIR। ठीक है, एक हम बोलते हैं मृग तृष्णा या मिराज बोलते हैं, वो क्या होती है कि जो हिरन होता है, जब वो समुद्र, जो रेगिस्तान में, समुद्र में नहीं, हिरन होता है जो रेगिस्तान में है, वो क्या करता है, उसको ना जगह जगह बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसको क्या दिखता है, जगह जगह पानी दिखता है, जबकि पानी वहां होता नहीं है, तो इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। क्लियर। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो हमारे बॉडी के अंदर जो हम, ये एक प्रोसेस है, मतलब एक टेक्निक है, इससे बॉडी के अंदर के किसी भी ऑर्गन की हम फोटो लेते हैं या उसकी जो पर्टिकुलर डिटेक्ट करते हैं जहां पे भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रोसेस में जो एंडोस्कोपी है, इसमें कौन सा फिनोमेना यूज होता है, इसमें भी TIR का यूज होता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, वो यहाँ पे है कि जो ऑप्टिकल फाइबर में या फिर डायमंड के अंदर कौन सा होता है, और एक मिराज जो होता है इसके अंदर कौन सा फिनोमेना यूज होता है, तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, देखो जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो व्हाइट लाइट के अंदर जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर भी 7 कलर है। ठीक है, तो व्हाइट लाइट है, हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, ग्लास का एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, 3D मॉडल होता है, इसको प्रिज्म बोलते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया, लाइट को पास किया। तो जैसे लाइट को हम पास करेंगे क्या होगा, यहाँ से जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है, इसके जो 7 कलर थे वो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। और यहाँ से हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा बेंट कौन सा कलर हुआ है, देखो इस पॉइंट से अगर हम देखें सबसे ज्यादा बेंट हुआ है वॉयलेट, और सबसे कम बेंट कौन सा हुआ है, रेड कलर। ठीक है, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एक क्वेश्चन तो यही से बनता है कि जो लीस्ट बेंट हुआ है वो कौन सा कलर है, रेड, और जो मोस्ट बेंट हुआ है वो कौन सा कलर है, वॉयलेट। इसके अलावा नेक्स्ट है वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की होती है, और वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, वॉयलेट कलर की होगी। क्लियर। वेवलेंथ रेड होने की वजह से ही, जैसे कि कभी भी डेंजर सिग्नल जो होते हैं हमेशा रेड कलर के होते हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ रेड कलर की बहुत ज्यादा है तो वो क्या होती है, हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब अगर इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जैसे बारिश हुई और बारिश के तुरंत बाद धूप निकल आई, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो वो रेनबो कैसे बनता है कि जैसे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट गिरी किसके ऊपर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रॉपलेट्स है, जो पानी की जो बूंदे हैं वो होंगी बारिश के तुरंत बाद। तो ये क्या हुई, जो व्हाइट लाइट है वो क्या हुई, ड्रॉप्स के ऊपर गिरी, और वो ड्रॉपलेट किसका काम करेगी, प्रिज्म का काम करेगी। वो क्या करेगी, उसको 7 कलर जो भी उसके थे उसमें स्प्लिट करेगी। ठीक है, और हमें यहाँ पे रेनबो मिलेगा। ठीक है, तो जो रेनबो हमें मिलता है, रेनबो के अंदर कौन कौन से फिनोमेना यूज होते हैं, एक है रेनबो रिफ्लेक्शन, रेनबो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और
TIR, तीनों फिनोमिना को इंक्लूड करके बनता है। दूसरा, कभी भी दिन में 12 बजे रेनबो नहीं बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो सन है वो क्या होता है, हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर होता है। ठीक है। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि रेनबो कब बनेगा, कहाँ बनता है, जिस तरफ सूरज होता है सूरज से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो बनता है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इधर सन है, इधर ड्रॉपलेट है, तो दूसरी साइड में तो स्प्लिट होंगे ना 7 कलर। ठीक है, तो सन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा क्या बनता है, रेनबो बनता है। और जो रेनबो बनता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। तो जो प्राइमरी रेनबो है इसको हम ना ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी रेनबो, तो इसको PR से याद करेंगे। तो प्राइमरी में जो रेड कलर होता है वो बाहर की साइड होगा, क्लियर। और जो सेकेंडरी है ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी का रिवर्स। तो बस एक प्राइमरी प्राइमरी याद कर लो, सेकेंडरी उसके अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाएगा। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, जो रेड कलर होता है वो अंदर की तरफ होगा, वॉयलेट कलर है वो बाहर होगा। देखो इसमें क्या है, विबग्योर ऐसे बना है, V से R तक, ठीक है, विबग्योर। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे V से R तक, क्लियर। अब जो प्राइमरी का जो होता है रेनबो, उसमें दो बार अपवर्तन होता है और एक बार परावर्तन होता है प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी में क्या होता है, दो बार ही अपवर्तन होता है और दो बार ही परावर्तन होता है। सेकेंडरी मतलब सेकंड से मतलब दोनों चीजें क्या हो गई, दो दो बार हो गई, क्लियर। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होती है, ह्यूमन आई के अंदर क्या है कि जो मानव की जो आंख है, अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट है, देखो ये डायग्राम है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आंख होती है, उसमें जो सबसे बाहर जो पोर्शन होता है ये होता है कॉर्निया। कॉर्निया ही वो पोर्शन होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो पोर्शन आंख का डोनेट होता है वो कौन सा होता है, कॉर्निया होता है, क्लियर। उसके बाद एक होता है प्यूपिल, ये कौन सा पोर्शन है, प्यूपिल, ये हो गया प्यूपिल और ये हो गया आइरिस। ये आंख हो गई, आंख के अंदर ये हो गया प्यूपिल और इसके अंदर एक छोटा सा जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, आइरिस। ये हो गया क्या, आइरिस। और इसके अंदर जो छोटे वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल, क्लियर। तो जो लाइट कितनी है, लाइट आएगी, ये कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है आइरिस। तो लाइट को कौन कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है आइरिस, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट है इसके अंदर देखो ये जो सिलेरी बॉडी है, तो ये क्या है, सिलेरी मसल्स है। जो लेंस है आई का, जो लेंस है वो कौन सा होता है, जो आई के अंदर जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। अब जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी हमने वस्तु देखनी है, तो यहाँ से इस वस्तु की जो भी इमेज बनती है, जो इसकी जो फोटो बनती है हमारे, जो किस पे बनती है, वो जो फिल्म होती है वो किस पे बनेगी, इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। तो रेटिना वो पोर्शन होता है जिसके ऊपर इमेज बनती है। अब इमेज कैसे बनती है, इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, या फिर हम इसको बोलते हैं रिवर्स। तो R फॉर रेटिना, R फॉर रिवर्स, ठीक है। रियल इमेज बनती है, रिवर्स इमेज बनती है। अब जो भी है ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है या ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, या फिर हम डिम लाइट में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट में देख रहे हैं, तो ये जो लेंस है ये अपने आप को एडजस्ट करता है। किसकी हेल्प से एडजस्ट करता है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से एडजस्ट करता है। तो वो जो एडजस्टमेंट होती है दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन किसकी वजह से होता है, सिलेरी मसल्स की वजह से होता है। सिलेरी मसल्स इसमें क्या होती है, हेल्पफुल होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन में। नेक्स्ट है कि जो हमारी जो ये आई है, ह्यूमन आई, वो मिनिमम कितने डिस्टेंस है जहां से क्लियर बिना स्ट्रेस के देख सकते। जैसे ये आंख हो गई, तो यहाँ पे कितने डिस्टेंस के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को रखें जो उसके क्लियर दिख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक वो क्लियर देख सकती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट के ऊपर को आराम से वो देख सकती है बिना किसी स्ट्रेस के। अगर 25 सेंटीमीटर से हमने ज्यादा पास ऑब्जेक्ट को रखा आंख के, तो क्या होगा, हमारे आंखों पे स्ट्रेस होगा, वो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पोर्शन।
नेक्स्ट है आंख के अंदर जो जो डिफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है मायोपिया, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है वो पास की चीजें देख लेता है। निकट दृष्टि दोष मतलब पास की देखेगा, दूर की उसको क्लियरली दिखती नहीं। तो मायोपिया को मायोपिया जो है उसको ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है पास का दिख जाता है, लेकिन मतलब जो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है जो पास का देखने में दिक्कत होती है दूर का दिख जाता है। तो निकट वाले में निकट का दिख जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है जो दूर दृष्टि दोष है उसके अंदर क्या होता है दूर का क्लियरली दिखता है। इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो अब याद कैसे करें कि किसमें कौन सा यूज करेंगे। तो निकट हो गया एक वर्ड, और दूसरा क्या है दूर। इनमें से छोटा शब्द कौन सा है, छोटा है दूर। तो कॉन्वेक्स की जो स्पेलिंग है वो छोटी है, तो इसलिए दूर में हो जाएगा कॉन्वेक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉनकेव। अगर हम हिंदी में बात करें तो कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं उत्तल, और कॉनकेव क्या बोलते हैं अवतल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा उत्तल भी छोटा ही होता है, तो चाहिए कॉन्वेक्स इंग्लिश में याद कर लो या उत्तल याद कर लो। तो जो दूर का जो दोष है दूर दृष्टि दोष, उसके अंदर हम क्या करेंगे उत्तल लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, और निकट वाले में क्या करेंगे कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। एक नेक्स्ट जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जो इंसान है उसको ना तो क्लियरली पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हम लेंस यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं बाइफोकल लेंस, मतलब उसके अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव को मिला के जो लेंस यूज करेंगे वो यूज करते हैं प्रेस बायोपिया में। एक और टर्म है जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये जनरली उन बच्चों को होती है या उन पर्सन को होती है, उन मनुष्य को होती है जिनमें उनके कॉर्निया के ऊपर कुछ दिक्कत हो जाती है। जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि बचपन में खेलते खेलते किसी की आंख के ऊपर बॉल लग गई, ठीक है, तो उससे उसको दिखने में कमी हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये उस सिचुएशन पे आती है जब कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट है वो आंख से टकरा जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो लेंस यूज करेंगे वो कौन सा लेंस यूज करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट है मिरर मतलब दर्पण। दर्पण को जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर इस तरीके का होगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा और एक सरफेस क्या होगा पेंट किया हो गया। स्फेरिकल मिरर है वो दो पोर्शन के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, जैसे ये हो गया और एक ये हो गया। इनमें से एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर। जो ये डॉट डॉट लगाया हुआ है ये पोर्शन है पेंटेड। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करें कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल और कॉनकेव को क्या बोलते हैं अवतल। तो देखो उत्तल मतलब उभरा हुआ पोर्शन जो होता है, तो जो उभरा हुआ पोर्शन है वो पेंट नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर अगर आके लाइट गिरे तो वो कौन सा लेंस हो गया, वो कौन सा मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और अवतल मतलब अंदर, अगर अंदर वाला पोर्शन है उसके ऊपर लाइट आके गिरे तो वो कौन सा मिरर हो गया अवतल मिरर हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से दो तरीके के हो गए। अब जो हम टर्म देखते हैं कि जो इमेज बनती है, इमेज है वो ज्यादातर छोटी इमेज बनती है किसके अंदर कॉन्वेक्स के अंदर, और जनरली बड़ी इमेज बनती है किसके अंदर कॉनकेव के अंदर। तो इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तल जो होता है छोटा शब्द है तो इसीलिए इसके ऊपर छोटी इमेज बनेगी, अवतल बड़ा शब्द है तो इसके ऊपर बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन जो अब कॉनकेव मिरर है इसके अंदर पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम इसको यहाँ पे ये जो बड़ी इमेज है इसको क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकी एप्लीकेशन। जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग मिरर कौन सा होता है प्लेन मिरर। तो ड्रेसिंग मिरर क्या होता है प्लेन मिरर होगा। ठीक है, दूसरा जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई इंसान अगर यहाँ खड़ा है और सपोज ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो उसकी इमेज भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर पीछे की साइड बनेगी। तो ये इमेज क्या होती है वर्चुअल होती है, मतलब आभासीय इमेज होती है,
और दूसरी क्या होती है, इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज होती है। क्लियर, 5 सेंटीमीटर। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि जो बंदा खड़ा है वहां से और उसकी जो इमेज बन रही है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर में कितना होगा कि ऑब्जेक्ट जहां पे प्रेजेंट है उसके जस्ट जितनी डिस्टेंस पे मिरर के आगे है उसके जस्ट बैक साइड में क्या होगी, उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। क्लियर। अब जो रियर व्यू है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, उसके क्या एग्जाम्पल है। तो जो कॉन्वेक्स है वो कहाँ का यूज होता है, गाड़ी के जो साइड वाला जो रोड वो मिरर होता है वो कहाँ कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। या फिर जो रोड सेफ्टी के लिए जो शार्प टर्न होते हैं, रोड के ऊपर जो शार्प टर्न होते हैं इंटरसेक्शन के, उसके ऊपर जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। या पार्किंग एरिया में भी जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है। तो जहां पे हमें क्या है कि ज्यादा नंबर हो, देखो अभी जो गाड़ी का शीशा है इसके अंदर देखो क्या है कि हम पूरा ट्रैफिक देखना है पीछे का, तो मतलब हमने क्या है, छोटी इमेज दिख रही है ना, और बहुत बड़ा एरिया देखना है। ठीक है। तो ये कौन सा होगा कि अगर छोटा इमेज छोटी करके बहुत ज्यादा एरिया को कवर करना है तो वो हो गया कॉन्वेक्स। क्लियर, क्योंकि कॉन्वेक्स बनाते हैं छोटी इमेज। दूसरा है अगर हमें किसी चीज को जूम करके देखना है, जैसे डेंटिस्ट देखते हैं, तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं, जो उनके हेड के ऊपर मिरर लगा होता है, वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो अगर हमें बड़ी इमेज देखनी किसी चीज की तो वो क्या होगी, जो डेंटिस्ट देखते हैं वो मिरर हो गया। दूसरा जैसे कि जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ईयर का जो वैक्स वगैरह देखने के लिए कान के अंदर जो देखते हैं जिस मिरर की हेल्प से, वो कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। इसके अलावा हो गया शेविंग करते टाइम, तो जो शेविंग मिरर है वो भी कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। मेकअप मिरर भी कौन सा हो गया, कॉनकेव। जो हेडलाइट के अंदर व्हीकल की जो हेडलाइट है उसमें भी कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। इसके अलावा जो स्पॉट लाइट है या सर्चिंग जो लाइट है, बैटरी लेके जो सर्च करते हैं, सर्चिंग के लिए जो लाइट यूज करते हैं वो भी कौन सी है, कॉनकेव मिरर, जो सर्चिंग लाइट है। जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर के अंदर जो मिरर यूज होता है वो भी कौन सा है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक टर्म होती है दैट इज लेटरल इन्वर्जन। तो वो क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। जैसे फोटो है, इस फोटो में हम क्या देख रहे हैं कि बच्चा खड़ा है मिरर के सामने, तो ये मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है, क्योंकि बच्चा जितने साइज का, जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी विड्थ है, वो सारी मिरर में वैसे ही दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेन मिरर। ठीक है। दूसरा है जो लेटर इसकी टी शर्ट पे लिखे हुए हैं, तो इस बच्चे की टी शर्ट पे जो लेटर लिखे हुए इससे ऑपोजिट लेटर हमें दिख रहे हैं इस मिरर के अंदर, तो ये क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इस फिनोमेना को, कि मिरर में हमें क्या होगी, ऑपोजिट, मतलब उसके जो लेटर है वो उनकी उल्टी इमेज दिखे। तो इसीलिए जो एम्बुलेंस है उसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि जब वो मिरर में दिखे तो वो सीधा दिखे। ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, लेटरल इन्वर्जन की वजह से। एक दूसरा है पावर, जो भी लेंस है उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है। जो पावर है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। और जो कॉन्वेक्स लेंस है और जो कॉनकेव लेंस है चाहे मिरर है, तो कॉन्वेक्स की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव। जैसे हमने बोला था ना कि मायोपिया जिनको है उनको कॉनकेव लेंस लगाओ, या हाइपरमेट्रोपिया जिनको उनको कॉन्वेक्स लेंस लगाओ। तो हम बोलते हैं ना कि पावर, नेगेटिव पावर है किसी के चश्मे की, तो उसका मतलब क्या है, उसको दूर का नहीं दिखता है, उसको पास का दिखता है, तो उसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। क्लियर। उसके अलावा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये इस तरीके का एक ग्लास होता है ना, जिसके अंदर जो जूम करके हम देखते हैं जिस ग्लास से, तो इसमें जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो वैसे मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में छोटा देखते थे हम, कोई भी चीज थी भी छोटा दिखती थी। लेंस में क्या हो जाएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर में था वो क्या हो जाएगा, लेंस में कॉनकेव लेंस में हो जाएगा, मतलब दोनों का ऑपोजिट हो जाएगा, कॉन्वेक्स का कॉनकेव में चला जाएगा, लेंस और मिरर में। ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जहां से जो लाइट के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, इंपॉर्टेंट ये कुछ फिनोमेना थे। अब इसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स होंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, या आप अपनी तरफ से जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें लाइट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई करके देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए।